वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 208 है। यूपीपीसीएस के लिए इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 208 तक या फिर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, इससे बताइए। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। केन बेतवा लिंक परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं, एक तो उत्तर प्रदेश है उसमें और दूसरा है मध्य प्रदेश। सी है इसका आंसर। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की जो केन नदी है उसके अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना। और केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। और यह जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जिलों तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। और इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा जो दोधन डैम है और 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य जो है इसमें शामिल है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पर्माकल्चर से संबंधित दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह एक पारिस्थितिक खेती है पर्माकल्चर। और परमा कृषि जो है, पर्माकल्चर कृषि मोनोकल्चर प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। पर्माकल्चर एक पारिस्थितिकी खेती है, सही है पहला स्टेटमेंट। यह मोनोकल्चर प्रथाओं को हतोत्साहित करती है, प्रोत्साहित नहीं करती है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला सही है। तो पर्माकल्चर पारिस्थितिकी खेती है और कृषि पारिस्थितिकी उस कृषिगत पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन से संबंधित है जिसमें उसके घटक एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनकर काम करते हैं। पर्माकल्चर कृषि मोनोकल्चर प्रथाओं को हतोत्साहित करती है, लेकिन पारंपरिक रासायनिक खेती में मोनोकल्चर प्रथाएं प्रमुख हैं। ठीक है, पारंपरिक रासायनिक कृषि से मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, लेकिन पर्माकल्चर कृषि में ऐसी घटना नहीं देखी जाती। काजिंद पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। काजिंद एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, किन दो देशों के मध्य है ये? किन दो देशों के मध्य है ये? भारत सऊदी अरब, भारत कजाकिस्तान, भारत इराक या भारत अफगानिस्तान? ये है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो काजिंद जो अभ्यास है वो भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। इसे वर्ष 2016 में दोस्तिक के रूप में जो है स्थापित किया गया था। दोस्तिक के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2018 से इसका नाम काजिंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम वुमेन मूव माउंटेन्स है, यानी 11 दिसंबर 2022 को मनाया गया ये। ठीक है, वर्ष 2022 की थीम वुमेन मूव माउंटेन्स है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2003 में एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी। और वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो वुमेन मूव माउंटेन्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में वोट देना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और भारत में मतदाताओं को मत ना देने का भी पूर्ण अधिकार है। वोटिंग राइट इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या? बिल्कुल, ठीक है। और भारत में मतदाताओं को मत ना देने का भी पूर्ण अधिकार ही है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो भारत में वोट देना 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और भारत में मतदाताओं को मत ना देना भी, ठीक है, उनके पास अधिकार है पूर्ण रूप से।
मत ना देने का भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट और विधि आयोग। सिटीजनशिप के अधिकार को विनियमित पार्लियामेंट ही कर सकती है, संसद। ठीक है, संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए संविधान का भाग 2, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। हालांकि इसमें इस संबंध में ना तो कोई स्थायी और ना ही कोई विस्तृत प्रावधान है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान कराता है जो इसके प्रारंभ में भारत के नागरिक बन गए थे, यानी 26 जनवरी 1950 को, और यह इसके प्रारंभ होने के पश्चात नागरिकता पाने या समाप्त होने की समस्या से संबंधित नहीं है। देखिए यह संसद को यानी हमारी पार्लियामेंट को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामलों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद ने नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें समय समय पर संशोधन किया है। ठीक है, पार्लियामेंट ने, संसद ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत पूरे देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और भारत में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। ये 2 स्टेटमेंट हैं। FCI, भारतीय खाद्य निगम, और दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये बातें। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत पूरे देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय खाद्य निगम खाद्य संबंधी कमी या संकट के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को भी बनाए रखता है। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हेतु उत्तरदायी है। देखिए भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी भी आयोजित करता है, जो कि अधिशेष खाद्यान्न से निपटने के तरीकों में से एक है। अभी कूनो नेशनल पार्क जो है समाचारों की सुर्खियों में रहा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है ये? कूनो, चीते डाले गए थे, एक याद आया कुछ, मध्य प्रदेश का कूनो। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो कूनो नेशनल पार्क या कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इस नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए गए 8 चीतों में से एक में हेप्टोरीनल संक्रमण जो है पाया गया है। ठीक है, क्या होता है हेप्टोरीनल संक्रमण में? देखिए हेप्टोरीनल संक्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें यकृत की कार्यप्रणाली विकृत होने से रोगी के गुर्दे में समस्या होने लगती है। इस तरह के प्रश्न न्यूज़ में रहते हैं और यूपीएससी में खासकर पकड़ लेती है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा में ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वो सभी वन्य जीव प्रेमियों के लिए सबसे अनूठे स्थलों में से एक है। इसमें आपको मिलेगा देखने को चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा और मवेशियों की स्वस्थ आबादी। ये हिस्ट्री का प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किस गवर्नर जनरल का जो काल है वो कुशल आकर्मण्यता की नीति के लिए प्रसिद्ध है? चार्ल्स कर्जन, लॉर्ड कर्जन होता है, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी। तो चार्ल्स यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है एक, लेकिन उत्तर ए है ही नहीं हमारा। उत्तर क्या है इसका? डलहौजी नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा, जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। तो गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस का जो काल है वो कुशल आक्रमणता की नीति यानी पॉलिसी ऑफ एफिशिएंट इनएक्शन के लिए प्रसिद्ध है। और कुशल आक्रमणता शब्द का प्रयोग JWS वाइली ने एडिनबर्ग रिव्यू के एक लेख में किया था। क्या थी यह नीति? इस नीति के तहत जॉन लॉरेंस अफगान मामलों के प्रति उदासीन बना रहा और अफगानिस्तान के उत्तराधिकार के संघर्ष में ना तो उसने किसी का पक्ष लिया और ना ही किसी की सहायता की। तो सीधे सीधे पूछा जाता है प्रश्न, ये हिस्ट्री में कई बार पूछा एग्जाम में।
ठीक है, कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह जनजातियां और यह संबंधित क्षेत्र या वो स्थान जहां वो पाई जाती होंगी। मसाई, बुशमैन, अपाचे, किर्गिज। मसाई अफ्रीका की है। अफ्रीका में कहाँ? केन्या, केन्या और युगांडा के पठारी क्षेत्रों में। तो सी का 3 हो गया। अपाचे संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहामा के मैदान में पाई जाती है ये। बुशमैन, बुशमैन है कालाहारी मरुस्थल में। और किर्गिज है किर्गिस्तान। तो ए का 2 और बी का हो गया 4। है किसी में ए का 2? ए का 2 दो में है और बी का 4। ठीक है, हो गया 2 से एलिमिनेट। सी का 3, डी का 1। तो अपाचे संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहामा के मैदान में रहने वाली लुप्तप्राय जनजाति है। किर्गिज की बात करें तो मध्य एशिया में यानी किर्गिस्तान में पामीर पठार एवं तियान शान पर्वतमाला में निवास करते हैं किर्गिज। बुशमैन जनजाति की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। और मसाई की बात करें तो टंगानिका, केन्या और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमंतू पशुचारक के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये था ना ऑप्शन में। तो ठीक है, मसाई हो गया पूर्वी युगांडा के पठारी। कुछ अन्य भी पूछ ली जाती हैं इनमें, जैसे कि बद्दू। ठीक है, बद्दू जो है अरब के उत्तरी भाग के हमद और नेफद मरुस्थल के कबीलों के रूप में घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं। जुलू की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र के निवासी हैं जुलू। अफरीदी की बात करें तो पाकिस्तान के सफ़ेद कोह से पेशावर तक रहने वाले पख्तूनी आदिवासी हैं ये। और सेंटिली की बात करें तो सेंटिनेली भारत के अंडमान निकोबार की विलुप्त होती जनजाति या प्रजाति है। ठीक है, अगर इसमें से ये प्रश्न ये ना पूछ के ये पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय या विलुप्त होती जनजाति हैं, तो एक सेंटिनेली हो जाती। ठीक है, और एक अफ्रीका की हो जाती, अमेरिका की हो जाती, ओक्लाहामा वाली अपाचे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एक समिति है JS वर्मा समिति, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये? धन शोधन निवारण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम। तो JS वर्मा समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित है, जिसने वर्ष 2013 की शुरुआत में लैंगिक कानूनों पर सौंपी गई रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य स्तरीय रोजगार अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति ने यौन उत्पीड़न विधेयक को असंतोषजनक बताया था और उसे विशाखा दिशा निर्देशों के भावना के अनुकूल नहीं बताया। ठीक है, विशाखा दिशा निर्देश क्या? विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है इसमें। JS वर्मा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब हुआ उसका गठन? 1956, 1965, 1969 या 1972? 1965। ठीक है, 1965। तो सीमा सुरक्षा बल का गठन जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात वर्ष 1965 में हुआ था और यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। और हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों के लिए प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सेना के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी एवं आवास तथा अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रश्न पूछने के तरीके कुछ भी या तो ऐसे पूछ ले कि प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, BSF के लिए लॉन्च किया गया। BSF की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। UPSC के फेवरेट सवाल होते हैं ये वाले। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में बाघों और उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। भारत में दुनिया में बाघों की सबसे अधिक या सबसे बड़ी आबादी है।
क्या ये बात सत्य है? और भारत में जो सभी बाघ या अभयारण्य हैं वो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? ठीक है, भारत में बाघ संरक्षण के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में बाघों और उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। करेक्ट है। भारत में दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है, यह बात सत्य है। भारत में सभी बाघ या अभयारण्य पूछ रहा है, बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, गलत बात है। तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहां जहां थर्ड है वो नहीं होगा, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में बाघों और उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। यह दुनिया के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। भारत में दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। वर्ष 2018 में नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित 2967 बाघ थे, जो दुनिया की बाघों की आबादी का 70% से अधिक है। तो दूसरा वाला भी सही हो गया। और तीसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में कुछ बाघ अभयारण्य, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी, कुछ बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में स्थित हैं, किंतु सभी नहीं। और कुछ बाघ अभयारण्य जैसे ओडिशा में सिम्पलीपाल और तमिलनाडु में सत्यमंगलम संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जंगलों में भी स्थित है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है वो गलत है, जो ये कहता है कि भारत में सभी बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। देखिए, काफ़ी समय से यूक्रेन और रूस जो हैं लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है। रूस नीचे दिए गए देशों में से किन देशों के साथ अपनी सीमा साझी करता है? रूस की भी देख लेना, यूक्रेन की भी देख लेना। तो फिलहाल रूस का तो बना दिया है मैंने प्रश्न ये। तो नॉर्वे, लातविया, उत्तरी कोरिया, स्वीडन, कजाकिस्तान, फिनलैंड। बताइए। 1 3 4, 1 3 4 5 6, 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 सभी। रूस की सीमा नॉर्वे से लगी है, लातविया से लगी है, उत्तर कोरिया से लगी है, स्वीडन से लगी है, कजाकिस्तान से लगी है, फिनलैंड से लगी है, सभी से लगी है। डी है इसका आंसर। तो रूस जो है पश्चिम में नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और अजरबैजान से घिरा है, और दक्षिण में कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया के साथ अपनी सीमा साझी करता है। तो सारे सही हो गए। इसके अतिरिक्त रूस की समुद्री सीमाओं को देखें तो स्वीडन, जापान और बेरिंग जलसमूह मध्य के पार अमेरिकी राज्य के अलास्का से भी लगी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अभी हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंफोसिस पुरस्कार, मार्कोनी पुरस्कार, जी.डी. बिरला पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अभी हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को वर्ष 2023 का मार्कोनी अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए, यह जो पुरस्कार है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1 लाख अमेरिकी डॉलर की धनराशि और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। और कम्युनिकेशन फील्ड के नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है ये मार्कोनी पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार अमेरिका के मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो मिला हरि बालकृष्णन को। तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके के भी थे इसमें। इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 14 मई को एग्जाम है यूपी पीसीएस का और 28 मई को यूपीएससी सिविल सेवा का। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।